गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन सरल क्लासेज में। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकारों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। किन के बारे में अध्ययन करेंगे? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में है और इनका अध्ययन आज हम यहाँ वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा ही चुका हूँ। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व, जैसे मूल अधिकार भारतीय देश में प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं, वैसे ही नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्यों को प्रदान किए गए हैं। किनको प्रदान किए गए हैं? राज्यों को प्रदान किए गए हैं। कौन से भाग में ये वर्णित है, किन किन अनुच्छेदों में इनका उल्लेख किया गया है, कहाँ से इनको ग्रहण किया गया है नीति निर्देशक तत्वों को, तो ये देखते हैं। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 कहाँ वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो इनमें जो अनुच्छेद शामिल है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। कहाँ तक वर्णित है? अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, अर्थात आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। किनको? नीति निर्देशक तत्वों को। अब इनमें क्या शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में? इसमें आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को दर्शाया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को क्या किया गया है? दर्शाया गया है। कुछ डेफिनेशंस है वो मैं आपको बताऊंगा। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। इनमें आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को दर्शाया गया है। ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या कहा जाता है? नहीं, राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। ये किसे प्रदान किए गए हैं? राज्य को। किसे? राज्य को। ठीक है ना। तो अर्थात ये किसके कर्तव्य हैं? नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये भी कर्तव्य है। और ये किसके कर्तव्य हैं? राज्य के कर्तव्य हैं। क्या? नीति निर्देशक तत्व, एसपीडीपी भी जिसे कहा जाता है। ठीक है ना। राज्य के कर्तव्य हैं क्या? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। और कि राज्य अपने क्षेत्र में क्या क्या लागू करेगा नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी व्यवस्था कहा है। क्या कहा है? अनोखी व्यवस्था। तो नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी व्यवस्था कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करेगा। ठीक है ना। और कहा है कि जो राज्य, अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी व्यवस्था कहा है और कहा है कि जो राज्य वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख या प्रयोग नहीं करेगा वो संभवतः अगले चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकता। अर्थात अगले चुनाव में उसका पतन निश्चित है। समझ रहे हो कि जो नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था को लागू नहीं करेगा, उल्लेख नहीं करेगा, उसका आने वाले चुनावों में पतन संभव है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को, किसको? राजनीतिक व्यवस्था को सही रूप से दर्शाने का कार्य करते हैं। फिर एक व्यक्ति और आता है जिनका नाम है केटी शाह। क्या नाम है? केटी शाह। अब ये केटी शाह क्या कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसको बैंक प्रयोग में लेगा। कौन लेगा? बैंक प्रयोग में लेगा या बैंक के ऊपर वह डिपेंडेंट है। ठीक है ना। राज्य के कर्तव्य ही क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। जो राज्य के जो कर्तव्य हैं वो क्या कहलाएंगे? नीति निर्देशक तत्व है। और ये कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेंगे। किसकी व्यवस्था करेंगे?
कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना, अनुच्छेदों को हम समझेंगे। नीति निर्देशक तत्व ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखनी चाहिए। जिस तरीके से सबसे पहले हमने पढ़ा था मूल अधिकार, क्या पढ़ा था? मूल अधिकार। मूल अधिकार किस में निहित है? भाग 3 में। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व क्या आएंगे? नीति निर्देशक तत्व कहाँ वर्णित है? भाग 4 में। इसके बाद आएंगे मूल कर्तव्य, क्या आएंगे? मूल कर्तव्य। तो यह जो मूल कर्तव्य है वो 4 क में वर्णित है। कहाँ वर्णित है? 4 क में वर्णित है मूल कर्तव्य। तो देखिए इसे अब आगे हम ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो देखिए कुछ बातें समझ में नहीं आए, साथ साथ नोट करते चलना। आगे देखिए नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक या नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकार के सम्मुख पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है। अर्थात राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वे विचार है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में निर्वहन किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, किसके शब्दों में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में। तो नीति निर्देशक तत्व आने वाली सरकार के सम्मुख किसकी भूमिका निभाता है? एक पथ प्रदर्शक की। किसकी भूमिका निभाता है? एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। जनता के प्रोत्साहन को व्यवस्थित करने वाली सामाजिक कल्याण को क्या करना है? निहित करना है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है? आचार संहिता के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना, यह है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब आगे थोड़ा सा और ध्यान देंगे हम कि संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है, 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। किसकी? नीति निर्देशक तत्वों की। क्या दी गई है? परिभाषा। तो परिभाषा में ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जो भविष्य में बनने वाली सरकार के समक्ष एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वहन करेगी। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। इस भाग में दिए गए जो उपबंध हैं 36 से 51 तक, उनको किसी भी भाग में क्या नहीं दी जा सकती? न्यायालय में बाध्यता नहीं दी जा सकती। अर्थात इनको किसी भी न्यायालय में वाद विवाद के लिए नहीं ले जाया जा सकता। अर्थात यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या? नीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांतों की कि यह किससे संबंधित है? यह शासन और सरकार से संबंधित है। 4 भागों से इन्हें 4 भागों का उल्लेख किया गया है आपके सिलेबस में नीति निर्देशक तत्वों का। पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में वर्णित किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक। पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक धन से संबंधित, ठीक है ना, सामाजिक समाज से, सामाजिक सुरक्षा से, सामाजिक कार्यों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तीसरा आता है पंचायती राज प्राचीन स्मारक। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है? पंचायती राज प्राचीन स्मारक। प्राचीन स्मारक जैसे पुरानी जो धरोहरें होती है, ठीक है ना, बड़े बड़े किले महल वगैरह, प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित, एवं न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व।
चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इन 4 भागों में नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है पंचायती राज प्राचीन स्मारक एवं न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो इन 4 भागों में सुरक्षा की दृष्टि से नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब अध्ययन से हम पढ़ेंगे, पहला है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। कौन सा है? आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? आर्थिक सुरक्षा संबंधी। अनुच्छेद 37 में मैंने अभी आपको बताया ही था, अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38, जिसे अनुच्छेद 38 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 38 भी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 का वर्णन करेंगे। किसका वर्णन करेंगे? अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण की रुचि हेतु राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। लोक कल्याण की रुचि हेतु, लोक कल्याण की रुचि हेतु, लोक कल्याण की रुचि हेतु राज्य, कौन? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ध्यान देना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित है। किसमें? अनुच्छेद 38 में, कि लोक कल्याण की रुचि हेतु राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित है, अर्थात राज्य प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानता, राज्य प्रतिष्ठा, ये ध्यान रखना, बस इतना बहुत है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानता, समानता नहीं, असमानता क्या करेगा? समाप्त करेगा। अनुच्छेद 38 में असमानता समाप्त करेगा, जैसे अनुच्छेद 16, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 38, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर लेना इसको, कि लोक कल्याण की रुचि हेतु राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की सुनिश्चित स्थापना करेगा एवं राज्य प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानता क्या करेगा? समाप्त करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 39 पे। किस पे चलते हैं? अनुच्छेद 39 पे। तो देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 क्या कहता है? तो देखिए कि अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री एवं पुरुष, किसको? स्त्री एवं पुरुष, स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य, कि राज्य स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के, जीविका अर्थात जीवन जीने के, ठीक है ना, समान अवसर क्या करेगा? उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। और राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण ना हो। अनुच्छेद 39 में, कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का क्या ना हो? केंद्रीकरण ना हो। श्रमिकों और बालकों को ऐसा रोजगार न करना पड़े। अनुच्छेद 39 में, कि श्रमिकों एवं बालकों को, ये श्रमिक मजदूर एवं बालकों को ऐसा रोजगार ना करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य एवं आयु को खतरा उत्पन्न करे, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य एवं आयु के अनुकूल न हो। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य ऐसा उपबंध करेगा जो श्रमिकों और बालकों को ऐसा
रोजगार न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य, शक्ति व आयु के अनुकूल न हो। कमजोर वर्ग को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करनी होगी। समान कार्य के लिए समान वेतन निहित किया गया है स्त्रियों में पुरुषों को, अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अनुच्छेद आगे 41, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित तत्वों की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद आएंगे, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद आएंगे 38, 39, 41, ठीक है ना, 43 के और 48, ये अनुच्छेद आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ अनुच्छेद 38 हो गया, ठीक है ना। 38 हो गया कि लोक कल्याण की रुचि हेतु राज्य ऐसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिक और बालकों को ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य एवं आयु के अनुकूल हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। किसकी बात करते हैं? 41 की। तो देखिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार, सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए? योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए? रोजगार एवं शिक्षा प्राप्त हो, रोजगार एवं शिक्षा प्राप्त हो। तो देखिए, अर्थात बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त की जाए, प्रदान की जाए कि कोई व्यक्ति बेकारी, बुढ़ापा या असमर्थता आदि दशाओं में उसको सार्वजनिक सहायता भी प्राप्त होनी चाहिए व्यक्ति को, अनुच्छेद 41 के तहत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 42। कौन सा अनुच्छेद? 42, अनुच्छेद 42 कि स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े, गर्भावस्था में कार्य न करना पड़े। उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए 6 महीने की, वो भी सवैतनिक वेतन सहित, कि स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े, ठीक है ना। और राज्य काम के लिए मानव उचित दशाओं का प्रबंध करेगा, ये ध्यान रखना। स्त्रियों को प्रसूतावस्था, अनुच्छेद 42। उसके बाद आता है अनुच्छेद 43। कौन सा आता है? 43 कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें श्रमिकों को यथोचित वेतन मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, यथोचित वेतन मिले, ठीक है ना, काम के अनुसार वेतन मिले, जिससे उनका क्या हो सके, जीवन स्तर उच्च उठ सके। और राज्य कुटीर उद्योगों को क्या देगा? प्रोत्साहन देगा। क्या देगा? अनुच्छेद 43 है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। अब आता है अनुच्छेद 43 के। कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 43 के। देखिए अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंधन में, ठीक है, 43 के ये क्या कहता है कि राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए क्या उठाएगा? कदम उठाएगा। क्या उठाएगा? कदम उठाएगा कि उद्योगों के प्रबंध में कार्यकारी का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कार्यकारी का भाग लेना, प्रबंध में कार्यकारी का या कमेटी का क्या लेना? भाग लेना। अनुच्छेद 43 के में वर्णित किया गया है। उसके बाद जो अनुच्छेद आता है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, लास्ट है 48। कौन सा है? 48। तो इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन से को आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से बनाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य उद्योगों, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक ढंग से आगे बढ़ाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, वैज्ञानिक बनाने का उसको प्रयास करेगा। दुधारू एवं जो वाहक, वजन ढोने वाले जो पशु हैं उनकी नस्ल सुधारने का प्रयास करेगा। दुधारू एवं
वाहक पशुओं की क्या सुधारेगा, नस्ल सुधारने का कार्य करेगा। कौन, राज्य। अर्थात पशुओं के वध को रोकने का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में यह भी वर्णित किया गया है। तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं 38, 39, 41, 42, 43, 43 के और 48, इनका वर्णन किया गया है। नोट्स के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करवा ही चुका हूँ 12th क्लास के स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं हम दूसरे भाग की। तो पहला था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, अब जो दूसरा जो भाग होगा वो होगा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। कौन सा, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, संबंधित नीति निर्देशक तत्व। मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आगे देखना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 क की। दोबारा से किसकी बात करेंगे, 43 क की, ठीक है ना। तो देखिए कहता है कि राज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन में प्रोत्साहन देगा। राज्य सहकारी अर्थात सरकारी समितियों में क्या देगा, प्रबंधन में प्रोत्साहन देगा, अर्थात उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। इसमें आता सबसे पहले अनुच्छेद 44। तो देखिए कि इसमें राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करेगा। किसका प्रयास करेगा, समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करेगा। समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 44 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 44 के तहत समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अनुच्छेद 44 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 45। कौन सा आता है, अनुच्छेद 45। तो देखिए अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर या अंदर 14 वर्ष तक के आयु वाले बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा। अनुच्छेद 45 में कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 में कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आता है आपका अनुच्छेद, वो आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 46। कौन सा आता है, इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कि राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति या जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनकी शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए, उनकी शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष क्या करेगा, प्रयत्न करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा, ठीक है। सभी प्रकार के शोषण से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 46 में यह कहा गया है कि राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा और भी कोई जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके सामाजिक हितों की रक्षा करेगा एवं सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार से शोषण से उनसे क्या करेगा, रक्षा करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 47। तो देखिए अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयत्न करेगा कि पोषाहार स्तर एवं उच्च स्तर को क्या बनाया जाएगा, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को उच्च बनाने का प्रयत्न करेगा राज्य, अनुच्छेद 47 में, ठीक है। उसके बाद जो अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 47 में ये कहा गया है, दोबारा सुन लेना, कि राज्य लोगों का जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा एवं राज्य हानिकारक एवं जो मादक पदार्थ हैं जिनकी तस्करी की जाती है उन सब पर क्या लगाएगा,
जिनसे नशीले एवं जो जहरीले पदार्थ हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48 के। कौन सा आता है? 48 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, 48 क्या कहता है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है ना। राज्य वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, पशुओं की सुरक्षा का प्रयास करेगा, बचाने का उनको प्रयास करेगा अनुच्छेद 48 के में। ठीक है, क्या कहा गया अनुच्छेद 48 के में कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। उसके बाद जो आता है आपका तीसरा जो पॉइंट आता है, देखिए तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपके पंचायत राज प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित। पंचायती राज प्राचीन स्मारक एवं न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 40। किसका गठन किया गया है? ग्राम पंचायतों का। किसका गठन किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पंचायत राज जो प्रणाली है 2 अक्टूबर 1959 को भारत देश में लागू हुई थी, राजस्थान प्रांत में लागू हुई थी। ठीक है, अनुच्छेद 49। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 49, ये ध्यान रखना, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। उसके बाद आता है अनुच्छेद 49, ये कहता है कि राज्य संसद द्वारा जो भी पोषित स्मारक, राज्य संसद द्वारा जो भी पोषित स्मारक, ठीक है ना, या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि में जो भी धरोहरें हैं उनकी क्या करेगा? सुरक्षा की स्थापना करेगा, सुरक्षा का कार्य करेगा। ठीक है ना। और अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा, कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहनी चाहिए, कार्यपालिका के अधीन कार्य न करे। ठीक है, तो राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा, कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है लास्ट जो नीति निर्देशक तत्वों में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। शांति व सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 51। कौन सा आता है? 51। तो देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि का प्रयत्न करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थात दूसरे देशों के साथ क्या करेगा? शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि का क्या करेगा? राज्य प्रयत्न करेगा, अनुच्छेद 51 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 51 के तहत। और कहा गया है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, किनके मध्य? विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य, अनुच्छेद 51 के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों के प्रति आदर की भावना को बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। कौन? राज्य। और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का भी प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51 के तहत। ठीक है, इसी के साथ आपके यहाँ नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों के। नीति निर्देशक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, फिर जो हमने थर्ड जो पढ़ा था प्राचीन स्मारक, ठीक है ना, सांस्कृतिक धरोहर, पंचायती राज, न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और चौथा जो था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। यह आपके नीति निर्देशक तत्वों में आता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के जो अंतर के बारे में है वो भी हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक tत्वों के में क्या क्या अंतर है, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। वे
नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। कि क्या क्या अंतर है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। कि सबसे पहले अंतर की बात पूछे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमको लिखना होगा कि यह जो मूल अधिकार है कौन से भाग में वर्णित है? भाग 3 में। कौन से भाग में वर्णित है? 3 में। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। पहला अंतर तो यही हो गया स्पष्ट कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या अंतर है। दूसरा जो अंतर आता है कि यह कहां से लिए गए हैं मूल अधिकार? अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से? अमेरिका से। ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर उसके बाद होता है कि अनुच्छेद 12 से 35, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। उसके बाद जो आता है कि ये मूल अधिकार राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है ना। उसके बाद ये न्यायालय में वाद योग है, न्यायालय में वाद योग है और ये वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं है। ठीक है ना। ये मूल अधिकार किससे संबंधित है? मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है और नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है। तो मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यक्तियों से संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। ठीक है ना। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। और भी बहुत सारे अंतर है जो मैं आपको बताता हूं कि ये आपातकाल में निलंबन इनका संभव है, आपातकाल में इनका निलंबन संभव नहीं है। आपातकाल में इनको हटाया जा सकता है, इनको हटाया नहीं जा सकता। यह व्यक्तियों में कानूनी अधिकार है, यह समाज में नैतिक बंधन है। यह व्यक्तियों में कैसे अधिकार है? कानूनी अधिकार है जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए। ये समाज में नैतिक बंधन है। ठीक है ना। ये स्वतः लागू होते हैं और इन्हें लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। ये स्वतः ही लागू हो जाते हैं कि भारत देश में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म रहे तो उसको मूल अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे और इन्हें लागू करने की आवश्यकता होती है। ये व्यक्तिवादी अधिकार है और ये समाजवादी अधिकार है। ठीक है ना। तो इनमें संबंध है। जैसे 1967 में गोलकनाथ बनाम में भी सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों में सर्वोच्च एवं असंशोधनीय, ठीक है ना, कार्यों को प्रमुखता देती। केशवानंद भारती बनाम 1973 भी इसमें आता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर क्या कर दिया? प्राथमिकता प्रदान कर दी। उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें क्या है नीति निर्देशक तत्वों में उदाहरण है जो बता देते हैं आपको। तो देखिए, भूमि विवाद को लेकर नोट्स में आपके सब कुछ लिखा हुआ है। और भी कुछ विवाद है जो हम देख रहे हैं। पहला जो है वो है भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। तो देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। भूमि सुधार, भूमि सुधार। तो प्रथम संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। जैसा कि आपको पता है कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और 1951 में क्या कर दिया? पहला संविधान संशोधन लागू कर दिया। पहला संविधान संशोधन लागू कर दिया। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भूमि सुधारों के तहत भूमि जोतने वाले का अधिकार लागू कर उसे संविधान की अनुसूची 9 में डालने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसमें किसानों को उनकी जोत पर किसका अधिकार प्राप्त हुआ है? भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ है। दूसरा जो आता है उदाहरण वो है पंचायत राज एवं स्थानीय स्वशासन की स्थापना। ये पहला। दूसरा है पंचायत राज एवं स्थानीय स्वशासन की स्थापना। ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन? ग्राम पंचायतों का गठन किस में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 के तहत। किसके तहत? 45।
कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है, इसको 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के प्रत्येक बच्चे को क्या करना चाहिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसी के साथ यह मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपके समाप्त होते हैं। नोट्स आपको उपलब्ध करवा ही चुका हूँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम मूल कर्तव्यों की। किन की बात करते हैं? मूल कर्तव्यों की। तो अब जो बात करेंगे हम, किन की बात होगी? तो स्टूडेंट ध्यान देना, मूल कर्तव्य। किसकी बात कर रहे हैं हम? मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य, जिस तरीके से मूल अधिकार थे, क्या थे? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार, फिर उसके बाद आए नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार कौन से भाग में वर्णित थे? मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित थे। कौन से भाग में वर्णित थे? भाग 3 में वर्णित थे। उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में वर्णित थे? भाग 4 में वर्णित थे। मूल अधिकार भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अब जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, अब हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की। किन की बात करेंगे? मूल कर्तव्यों की। तो देखिए मूल कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं, तो मूल कर्तव्यों में सबसे पहले जिस तरीके से उसमें भाग 3 का वर्णन किया गया है, किसका वर्णन किया गया है? भाग 3 का, मूल अधिकारों में। मूल कर्तव्य भाग 4। तो देखिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। इसे भारतीय संविधान में मिनी संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। उसी के साथ ये कहता है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के को जोड़ा गया है। संविधान के भाग किसको जोड़ा गया है? 4 के को जोड़ा गया है, जिसमें क्या शामिल किए गए हैं? मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। क्या शामिल किए गए हैं? मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। जिसमें अनुच्छेद 51 के में, जिसमें अनुच्छेद 4 के जोड़ दिया। अब इसमें भी क्या कर दिया? 51 के। कौन सा अनुच्छेद? ये क्या है? अनुच्छेद। और ये क्या है? भाग। भाग 4 के, अनुच्छेद 51 के। मूल संविधान में कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया, जिसमें कितने कर्तव्य थे? 10। कितने कर्तव्य थे? 10। अब हम बात करते हैं आगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है। कितनी है? 11। और यहाँ मूल संविधान में कितनी है? 10। आगे देखिए 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, किसके तहत? 2002 के तहत एक कर्तव्य और जोड़ा गया। अर्थात अब कितने हो गए? एक कर्तव्य जोड़ के 10 + 1। अब संख्या कितनी हो गई मूल कर्तव्यों की? 11। तो वर्तमान संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। तो 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक तथा संरक्षक की यह जिम्मेदारी हो गई कि वह मूल रूप से उसको क्या किया जाए? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाई जाए। अब जो 11 जो मूल कर्तव्य जोड़े हैं उनका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो देखिए पहला जो है कहता है कि संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करें। यह कहता है अनुच्छेद 51 के में, भाग 4 के अंतर्गत। यह कहता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को हृदय में संजोए रखें, ठीक है ना। तीसरा जो कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे? वो रक्षा करे, एकता अखंडता की रक्षा करे, देश व राष्ट्र की रक्षा करे। देश के आह्वान पर भारत के सभी लोगों को सामाजिकता, समरसता, भातृत्व, बंधुता का भाव
अपनाएं। ऐसे करके 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। जो 11वां जो मूल कर्तव्य शामिल किया गया है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य, और 11वां जो मूल कर्तव्य था कि अभिभावकों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से क्या दिलवानी चाहिए, शिक्षा दिलवानी चाहिए, ठीक है ना। अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवाने का क्या करें, वो प्रयत्न करें कि प्रत्येक अभिभावक का व संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे, शिक्षा प्रदान करवाए, ठीक है ना। सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उनको संजोए रखे, पार्क वगैरह है इनमें नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी के बाद हम अध्ययन करेंगे मूल कर्तव्यों में कि इंपॉर्टेंट जो है वो 11वां मूल कर्तव्य है। कौन सा मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को समान माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए, ठीक है ना। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है समाप्त होता है। एक और होता है मूल कर्तव्यों की आलोचना, कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन में संविधान में दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण इनकी पालना भली भांति प्रकार से नहीं हो पा रही है। कि मूल कर्तव्यों में उल्लंघन पर संविधान में दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण इनकी पालना नहीं हो पा रही है। अर्थात मूल कर्तव्यों में आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जो प्राय व्यवहार में काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो चैप्टर था अध्याय 2 समाप्त होता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, पहले 10 थे। 10 जो मूल कर्तव्य थे संविधान में भी भाग 4 क को जोड़ा गया है 51 क के अनुच्छेद तहत। इसी के साथ आज हमारा यहाँ अध्याय 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है ना। नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।